6 अक्टूबर 2025 की वो तारीख थी जब 11 बजकर कुछ मिनट पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के ऊपर उनकी भगवान विष्णु को लेकर की गई टिप्पणी से आहत होकर अधिवक्ता राकेश किशोर ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। और जूता फेंकने की कोशिश के बाद राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह नारा भी लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था ये देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। इस पूरी घटना के बाद देश में एक तूफान सा आ गया था। पूरे देश में बवंडर मच गया था। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर निंदा की थी। उन्होंने इस घटना पर कहा था कि पूरा देश आक्रोशित है। हालांकि देश क्या आक्रोशित था वो बाद में पता चला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ जब घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में लगी पुलिस ने अधिवक्ता राकेश किशोर को अरेस्ट किया, हिरासत में लिया और वो अपने पुलिस थाने ले गई। तो इसके बाद सीजेआई यानी कि बी.आर. गवई ने कहा कि वो इस अधिवक्ता के खिलाफ, राकेश किशोर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इसे जेल हो। सीजेआई ने कहा कि भाई उसका जूता भी लौटा दिया जाए और उसको घर भी जाने दिया जाए। और जिस वक्त राकेश किशोर को पुलिस ने छोड़ा तो पूरे देश में एक संदेश फैलाया गया कि भैया देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब कितने बड़े दिल के हैं कि उन्होंने अपने ऊपर जूता फेंकने वाले को भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ विपक्ष की ऐसी ताकतें थी, देश का एक तबका था जिसे लगता था कि अगर राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उनका जो एक अभियान है हिंदुत्व के खिलाफ, उनका जो एक मकसद है सनातन के खिलाफ, वो नाकामयाब हो जाएगा। तो ये ताकतें बार बार कोशिश करती रहीं कि नहीं, राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर जैसी करवाने की भी कोशिश की गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से जो राकेश किशोर का लाइसेंस है वकालत का, वो रद्द कर दिया तत्काल प्रभाव से। हालांकि इसके पीछे भी एक यहां पर गलती हो गई, उस गलती की चर्चा मैं आपसे अभी करूंगा। लेकिन दूसरा क्या हुआ कि अभी हाल ही में एक याचिका लगाई गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अनुमति के अलावा उनकी बिना अनुमति के अवमानना की याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई जो कर रहे थे उसमें जस्टिस जॉयमाला और जो दूसरे जस्टिस थे वो भारत के भावी सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, दोनों बेंच पर बैठे हुए थे। और जब ये याचिका पहुंचती है अवमानना की, तो जस्टिस जॉयमाला ने कहा कि भाई ऐसे मामले में जो अधिवक्ता रहता है, माफ कीजिएगा, जो न्यायाधीश रहता है संबंधित, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो ऐसे आरोपी पर या ऐसे व्यक्ति पर अवमानना की कार्रवाई चाहता है या नहीं चाहता है। तो उन्होंने दो धाराओं का जिक्र किया। उन्होंने एक धारा 14 बताई अवमानना के मामले में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये धारा कहती है कि अदालत के भीतर अगर कोई व्यक्ति जूता फेंकने जैसी घटना को अंजाम देता है या नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ तभी शुरू की जा सकती है जब संबंधित न्यायाधीश ऐसा चाहते हों। तो जस्टिस जॉयमाला ने कहा कि भाई बी.आर. गवई साहब ने तो पहले ही मना कर दिया था कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो अब हमें इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति को बेमतलब का एक लोकप्रियता मिलेगी, उसको और ज्यादा उस पर चर्चाएं होंगी, उसे फेम मिलेगा। तो हम इस मामले को यहीं बंद कर देना चाहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की बेंच ने इस कार्रवाई को यहीं पर एक सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने अधिवक्ता यानी कि राकेश किशोर पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से खुद को रोक लिया। अब दो बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात यह निकल कर आ रही है कि अगर राकेश किशोर ने कोई गुनाह किया था, अदालत की अवमानना हुई थी, तो क्या यह जस्टिस बी.आर. गवई पर निर्भर करेगा कि वो अदालत की अवमानना पर किसी को रिहा करें या वो किसी को सजा सुनाए? क्योंकि जिस वक्त ये जो पूरा याचिका लगाई गई, जो नोटिस लगाया जाता है, प्ली जो लगाई जाती है अवमानना की, वो बी.आर. गवई एक व्यक्ति के
उसके राय मशवरा पर नहीं चलती है, वो चलती है जस्टिस बी आर गवई की इच्छा पर, जस्टिस बी आर गवई के विवेक पर। तो अगर कानून कहता है, संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट की अगर अवमानना की जो प्रक्रिया वो कहती है कि कोर्ट के भीतर जूता चलाना या नारेबाजी करना ये न्यायपालिका की अवमानना है, तो भाई बी आर गवई कौन होते हैं राकेश किशोर को बख्शने वाले? ये तो वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे तो कल कोई भी कोर्ट के भीतर कुछ भी करेगा। सवाल ये उठा कि ऐसा बी आर गवई ने क्यों किया। अब एक जो यहां पर पूरी विचारधारा है वो कह रही है बहुत बड़े दिल वाले निकले बी आर गवई साहब, माफ कर दिया उन्होंने। लेकिन कहानी कुछ और है। ये कहानी उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन बी आर गवई के ऊपर जूता फेंकने की घटना हुई थी और उन्होंने राकेश किशोर को पुलिस की हिरासत से छुड़वा दिया था। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूं। अब आप समझिए कि अवमानना की जो ये प्रक्रिया होती है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, इसमें होगा क्या? अगर इस याचिका पर जस्टिस जॉयमाला और जस्टिस सूर्यकांत की ये जो बेंच बैठी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये इसे स्वीकार कर लेती तो एक नोटिस भेजा जाता और ये नोटिस जाता सीधे राकेश किशोर के पास और इस नोटिस में पूछा जाता है कि आप हमें ये जवाब दीजिए कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना करें। ये अदालत बहुत अच्छे से जानती है और ये जस्टिस बी आर गवई भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सीजेआई, कि अगर ये नोटिस चला जाएगा राकेश किशोर के पास तो राकेश किशोर सीधे अपना जवाब दे देंगे और जब राकेश किशोर जवाब देंगे तो वो 16 सितंबर की उस घटना को भी लिखेंगे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर भगवान विष्णु की ताकत को, शक्ति को चुनौती देने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई थे और उन्होंने यह खुद कहा था कि जाओ और अपने लॉर्ड विष्णु से कहो अब वही कुछ करे। जाहिर सी बात है कि राकेश किशोर ने जिस लिहाज से मीडिया इंटरव्यूज दिए थे और उन्होंने बार बार बी आर गवई की बात को ही घुमाया था, हर इंटरव्यूज में उन्होंने यही कहा कि बी आर गवई ने कहा था कि जाओ भगवान विष्णु से कहो, भगवान विष्णु ने मुझे प्रेरणा दे दी। बी आर गवई इस बात को जानते हैं कि अगर अब राकेश किशोर से नोटिस में जवाब मांगा गया तो सबसे पहले वो जस्टिस बी आर गवई की उस टिप्पणी का जिक्र करेंगे, उस टिप्पणी का उल्लेख करेंगे जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु की ताकत और भारत नहीं दुनिया भर के सनातनियों की श्रद्धा का और आस्था का अपमान किया था। और अगर ऐसा होगा तो बी आर गवई जिस बात से अब तक बचते आ रहे हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु पर उनकी टिप्पणी थी वो दरअसल फैसले पर नहीं दी गई थी, फैसले से अलग उनकी जुबानी टिप्पणी थी, तो वो भी लिखित आ जाएगी। और इसके बाद जिस पूरी टिप्पणी से अब तक बी आर गवई खुद को बचाते आए हैं, आखिरकार उन्हें भी कटघरे में एक न एक दिन खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने इस टिप्पणी को क्यों कहा था, उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की थी। और इसी से बचने के लिए, क्योंकि भाई अब सीजेआई से तो वो रिटायर होने वाले हैं नवंबर में, उसके बाद नए जस्टिस बन जाएंगे सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश, तो फिर जब वो सीजेआई नहीं रहेंगे और प्रक्रिया चलेगी अवमानना की, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगेंगी, तो वहां पर खड़ा होना पड़ेगा गवई साहब को और जवाब देना पड़ेगा। और जवाब मुझे लगता है जस्टिस बी आर गवई के पास इस बात का नहीं है और इसीलिए वो अपने ऊपर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर को भी बार बार बचा रहे हैं। और यही होता है असल खेल, यही होता है असल परिणाम। जब आप ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं तो ईश्वर आपको ऐसी चुनौती देता है कि ना तो अब आप उगल पा रहे हैं ना आप निगल पा रहे हैं। ना बी आर गवई राकेश किशोर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं, ना राकेश किशोर को माफ कर पा रहे हैं। राकेश किशोर बहरहाल, अब मैं एक बात और बता देता हूं, जो उनका लाइसेंस रद्द किया गया है वो भी एक गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत रद्द किया गया है, क्योंकि अगर बीसीआई कोई भी वकील का लाइसेंस रद्द करती है तो उसमें एक समिति बनाई जाती है जिस समिति में बाकायदा उस वकील को पहले नोटिस देकर जवाब मांगा जाता है, उसकी बात को सुना जाता है और उसके बाद फैसला लिया जाता है। यह एक तरफा फैसला नहीं चलता है।
इसे हम तुगलकी फरमान कहते हैं जो राकेश किशोर के मामले में बीसीआई ने सुनाया था। अब देखिए, हो सकता है आने वाले दिनों में बीसीआई भी राकेश किशोर की वकालत फिर से एक बार दोबारा शुरू करवाएगी और जवाब मिलेगा हर उस सनातन विरोधी को जिसने राकेश किशोर को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के अपमान को दबाने की कोशिश की थी। बहरहाल, आर फॉर राष्ट्र में इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। एक दो दिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आपके पास आ नहीं पाया, बट अब आया हूं तो उसी रफ्तार से और उसी अंदाज से आपको हर खबर और खबर के पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा।